नमस्कार। आज हम एवरब्लिंक हेल्थ केयर के एक लेख पर बात कर रहे हैं। ये जुड़ा है चिकित्सा उपकरणों से और एक बहुत ज़रूरी यूरोपीय नियमन से, MDR 2017-745। कभी सोचे कि वो ECG मशीन जिस पर मरीज की जान टिकी हो सकती है, अगर उसे ठीक से जांचा ही ना गया हो बेचने से पहले। ये एक असल चिंता थी। हाँ, बिल्कुल। ये चिंता वाजिब थी। देखिए, मई 2021 से पहले ना यूरोप में सिस्टम थोड़ा अलग था। जो पुराने नियम थे, MDD यानी मेडिकल डिवाइसेस डायरेक्टिव, उनके तहत कुछ डिवाइसें, मतलब थोड़े कम क्लिनिकल सबूत के साथ भी मार्केट में आ सकती थी। हाँ, ये बात थी। लेकिन MDR 2017-745 ने इसे पूरी तरह बदल दिया है। अब सुरक्षा, पारदर्शिता, इन पर जोर बहुत ज्यादा है। तो आज हमारी कोशिश यही है समझने की कि भाई ये MDR आखिर है क्या, और ये डॉक्टरों, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को कैसे असर कर रहा है, उनके काम करने के तरीके पर, और जब वो ये उपकरण इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। चलिए इसी में थोड़ा गहरा उतरते हैं। हाँ, और ये समझना जरूरी है क्योंकि बदलाव वाकई बड़ा है। तो ये जो MDR 2017-475 है, ये मई 2021 में पूरी तरह लागू हो गया। इसने पुराने MDD की जगह ली। अच्छा। और ये लागू होता है पूरे यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, मतलब EEA में बिकने वाले या इस्तेमाल होने वाले सभी मेडिकल डिवाइस पर। सभी पर? मतलब रेंज क्या है इसकी? बहुत बड़ी रेंज है। सोचिए, बड़ी MRI मशीन से लेकर छोटे सर्जिकल औजार और यहाँ तक कि आजकल जो डिजिटल हेल्थ एप्स इस्तेमाल हो रहे हैं, वो सब इसके दायरे में आते हैं। अरे वाह, तो इसे लाया क्यों गया? मतलब पुराने सिस्टम में क्या दिक्कत थी? देखिए, दिक्कतें थीं। सुरक्षा को लेकर चिंताएं थीं, कुछ घटनाएं भी हुई थीं। तो MDR लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य थे। पहला, सभी डिवाइसों के लिए सुरक्षा मानकों को बहुत सख्त करना। दूसरा, डिवाइस को मंजूरी देने से पहले, खासकर जो हाई रिस्क डिवाइस है, उनके लिए ज्यादा मजबूत क्लिनिकल सबूत मांगना, मतलब प्रॉपर डेटा चाहिए। अच्छा। तीसरा, पारदर्शिता बढ़ाना और डिवाइस के मार्केट में आने के बाद भी उस पर कड़ी नजर रखना, जिसे पोस्ट मार्केट सर्विलांस या PMS कहते हैं। पोस्ट मार्केट सर्विलेंस, हाँ हाँ, सुना है। और चौथा, जो नई और पुरानी टेक्नोलॉजीज हैं, उनका वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन और साफ करना, ताकि रिस्क का सही अंदाजा हो सके। अच्छा, तो ये तो हुई रेगुलेशन की बात। पर ये क्लिनिक में जो डॉक्टर काम कर रहे हैं, जो नर्सेज हैं, उनके रोज के काम पर इसका सीधा असर कैसे पड़ता है? ये बात थोड़ी दिलचस्प है। हाँ, असर कई तरह से पड़ता है। सबसे बड़ा बदलाव तो यही है कि अब क्लिनिकल सबूत ज्यादा मजबूत चाहिए होते हैं निर्माताओं के लिए। हाँ, निर्माताओं को अब ज्यादा पुख्ता डेटा देना पड़ता है कि डिवाइस सुरक्षित है और असरदार भी, खासकर हाई रिस्क वाली डिवाइसों के लिए। दूसरा, अगर किसी डिवाइस से कोई प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए कोई कॉम्प्लिकेशन हुई या कोई एडवर्स इवेंट हुआ, तो उसको रिपोर्ट करने में डॉक्टरों और हेल्थ केयर वर्कर्स की भूमिका अब बहुत ज्यादा अहम हो गई है। उनकी रिपोर्टिंग बहुत मायने रखती है। मतलब उनकी रिपोर्ट से एक्शन हो सकता है। बिल्कुल, रेगुलेटरी एक्शंस का आधार बन सकती है उनकी रिपोर्ट। साथ ही कुछ डिवाइसों को अब हाई रिस्क कैटेगरी में डाला गया है, तो उन पर निगरानी भी ज्यादा है। अच्छा। और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, यूनिक डिवाइस आइडेंटिफिकेशन, यानी UDI कोड। UDI कोड, ये क्या है? यह डिवाइस को एक तरह की अनोखी पहचान देता है, एक यूनिक कोड। अब इस UDI कोड को रिकॉर्ड करना और ट्रैक करना जरूरी हो गया है। ओके, इससे क्या फायदा? फायदा ये कि अगर किसी खास बैच की डिवाइस में कोई दिक्कत आती है, तो उसे फौरन पहचाना जा सकता है, ट्रैक किया जा सकता है, और जरूरत पड़े तो मार्केट से वापस मंगाना आसान हो जाता है। ट्रेसेबिलिटी बढ़ जाती है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। स्रोत में एक उदाहरण भी दिया गया था कि डॉक्टरों की रिपोर्टिंग कैसे काम करती है। जैसे कोई नए घाव की ड्रेसिंग। हाँ, और कई मरीजों को उससे रैश होने लगा, तो किसी डॉक्टर ने इसे रिपोर्ट किया अपने देश के सिस्टम में, और MDR के तहत उस पर एक्शन हुआ। पूरे यूरोप में उसके इस्तेमाल के निर्देश बदल दिए गए। बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि जमीनी स्तर से मिला फीडबैक कितना कीमती है। अब डॉक्टरों का इनपुट सिस्टम को बेहतर बनाता है। तो कुछ मुख्य बातें क्या हैं जो हर डॉक्टर या हेल्थ प्रोफेशनल को MDR के बारे में पता होनी ही चाहिए? मोटी मोटी बातें। हाँ, कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली है CE मार्किंग। अगर किसी डिवाइस पर CE मार्क है, तो MDR के तहत इसका मतलब है कि वो नए कड़े यूरोपियन सुरक्षा मानकों को पूरा करती है। ठीक है। दूसरा, क्लिनिकल डेटा। अब ये उम्मीद की जा सकती है कि डिवाइस के पीछे ज्यादा ठोस क्लिनिकल सबूत होंगे। तीसरा, पोस्ट मार्केट सर्वेलेंस PMS में उनकी अपनी भूमिका, मतलब कोई भी गड़बड़ी दिखे तो रिपोर्ट करना। हाँ, रिपोर्टिंग जरूरी है।
बहुत जरूरी। और चौथा है यूडेमेड। ये एक बड़ा यूरोपीय डेटाबेस है, अभी बन रहा है पूरी तरह से, जहां डिवाइसों की सुरक्षा रिपोर्ट, उनके सर्टिफिकेट और दूसरी निगरानी की जानकारी पब्लिक के लिए उपलब्ध होगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। यूडीमेड, ओके। तो ये सब जानने के बाद अगर हम प्रैक्टिकल कदमों की बात करें, तो डॉक्टरों और उनकी टीमों को रोज की प्रैक्टिस में क्या करना चाहिए? क्या आदतें बदलनी होंगी? हाँ, कुछ व्यवहारिक कदम है। पहला, अपने उपकरणों को जानें। देखें कि क्या उन पर MDR वाली C मार्किंग है, उनका रिस्क क्लास क्या है। दूसरा, जहां तक मुमकिन हो UDI कोड को मरीज के रिकॉर्ड में नोट करें। ये आगे चलकर बहुत काम आ सकता है। तीसरा, डिवाइस रिकॉल या कोई सेफ्टी अलर्ट आता है तो उससे अपडेट रहें, जानकारी रखें। और सबसे जरूरी, जैसा हमने कहा, अगर डिवाइस में कोई खराबी दिखती है या लगता है कि उससे मरीज को कोई नुकसान हुआ है या हो सकता है, तो बिना देर किए अपने नेशनल रिपोर्टिंग पोर्टल के जरिए उसे रिपोर्ट करें। सही बात है, एक रिपोर्ट भी बहुत फर्क ला सकती है। बिल्कुल, हजारों मरीजों की सुरक्षा में मदद कर सकती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो MDR 2017-45 यूरोप में मेडिकल डिवाइस रेगुलेशन को एक नई दिशा दे रहा है ना? इसमें मरीज की सुरक्षा, हर डिवाइस को ट्रैक करने की क्षमता और उसके क्लिनिकल प्रदर्शन पर जोर पहले से कहीं ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, और इसमें सबसे अहम बात यह है कि डॉक्टर और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स सिर्फ डिवाइस इस्तेमाल करने वाले नहीं हैं, वे इस पूरे सिस्टम के, इस डिवाइस लाइफ साइकिल के एक जरूरी हिस्सेदार बन गए हैं, एक्टिव पार्टनर। उनकी सतर्कता, उनकी सही रिपोर्टिंग और डिवाइस चुनते वक्त उनकी समझदारी, ये सब सीधे तौर पर बेहतर इलाज और एक मजबूत हेल्थ केयर सिस्टम में योगदान देते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो जाते जाते एक विचार सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। देखिए, MDR सुरक्षा को तो यकीनन बहुत मजबूत करता है, इसमें कोई शक नहीं, पर क्या ये जो रेगुलेशन का स्तर इतना बढ़ गया है, जो नियम इतने सख्त हो गए हैं, कहीं इसका मेडिकल टेक्नोलॉजी में जो नई नई खोजें होती हैं, जो इनोवेशन होता है, उसकी रफ्तार पे कोई अनचाहा असर तो नहीं पड़ेगा? कहीं वो रफ्तार धीमी तो नहीं हो जाएगी? ये एक सवाल है जिस पे शायद आगे सोचने की जरूरत है। हाँ, ये एक वैध चिंता है। रेगुलेशन और इनोवेशन के बीच संतुलन हमेशा एक चुनौती रहती है। इस पर नजर रखनी होगी।